कुछ इनके छोटे छोटे इश्यूज हैं जिनसे वो डॉक्टर लोग बड़े परेशान हैं। उनके क्लिनिक का हम लोगों ने दिल्ली को बिजली, पानी और हाउस टैक्स है वो कमर्शियल रेट। मुख्यमंत्री महोदय ने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता आपको दिखता है सीएम साहिबा की तरफ से, क्योंकि आपने स्टाफ पे सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट है। वो लोग परेशान है इस बात से। मुझे लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम भी रखना है, लेकिन 50% जरूर रेगुलर होना चाहिए अस्पताल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरे साथ कृष्णा नगर के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी दिल्ली में सरकार बने कुछ ही वक्त हुए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अपनी तरफ से तमाम तरह की चीजें हैं, काम है जो जनता से रिलेटेड है, वो करने को लेकर आतुर हैं और आगे भी बढ़ गए हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये डॉक्टर हैं, तो डॉक्टरों की स्थिति को लेकर ये फिलहाल गए थे सीएम साहिबा के पास। उनके सामने इन्होंने अपनी बात रखी है, क्या कुछ है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो बात पूरी हो जाती है तो डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। तो चलिए करते हैं स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। थैंक यू। मैं जानना चाहूंगी कि क्या बात है जो आप सीएम साहिबा के सामने लेकर गए थे और आपके साथ पूरी डॉक्टरों की एक टीम भी गई थी। जी, मैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के जो अभी अध्यक्ष डॉक्टर आलोक भंडारी, सेक्रेटरी डॉक्टर लालचंदानी, IMA के फाइनेंस सेक्रेटरी पीयूष जैन जी और DMA नर्सिंग फोरम के चेयरमैन डॉक्टर VK बोगा के साथ एक पूरी टीम के साथ हम लोग वहाँ गए, जिसमें उनका प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर त्यागी और डॉक्टर नीलम लेखी और पूरी टीम थी। कुछ इनके छोटे छोटे इश्यूज हैं जिनसे वो डॉक्टर लोग बड़े परेशान हैं। देखिए, एक सिंगल डॉक्टर क्लिनिक होता है, जैसे आप देखते हैं OPD करते हैं, MBBS डॉक्टर होते हैं, फैमिली फिजिशियन जो उस क्षेत्र के फैमिली डॉक्टर होते हैं, उनके क्लिनिक का हम लोगों ने दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि इनकी जो बिजली, पानी और हाउस टैक्स है वो कमर्शियल रेट पर ना लगाया जाए, वो रेजिडेंशियल रेट पर लगाया जाए। ये वो डॉक्टर है जो 100, 200, 500 रुपए में पूरा का पूरा दवाइयाँ भी देते हैं और वो उस क्षेत्र के हर व्यक्ति को नाम से जानते हैं, उसके परिवार को जानते हैं। तो उन लोगों को जरूर सहूलियत दी जाए, क्योंकि वो 24 घंटे उनके अवेलेबल रहते हैं, इमरजेंसी में अवेलेबल रहते हैं, डोर स्टेप सर्विसेज भी देते हैं। तो मुख्यमंत्री महोदय ने इसको बड़ी सहानुभूति पूर्वक सुना और इस पर उन्होंने विचार करने का आश्वासन भी दिया। दूसरा, जो आप देखिएगा रेजिडेंशियल एरियाज में, मिक्स लैंड यूज एरिया में जो नर्सिंग होम्स है, जो 10 बेड, 20 बेड, 50 बेड और 100 बेड तक के भी हो सकते हैं, जो बेसिकली डॉक्टर रन या डॉक्टर कपल होता है वो पूरा उस चलाते हैं। वो एक अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहे हैं कम्युनिटी में। इनको कम्युनिटी हॉस्पिटल भी मैं कह सकता हूँ। उनकी कुछ समस्याएं हैं कि रजिस्ट्रेशन की समस्याएं थी कि किस तरह रजिस्ट्रेशन में थोड़ी डिले हो रहा है, या फायर की NOC की आवश्यकता थी, तो उसमें भी हम लोगों ने कहा किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। उनके क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बात थी, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोग इसको जो अधिकारी हैं जिन इस डिपार्टमेंट के, फायर के हों, चाहे रजिस्ट्रेशन के लिए DGHS के अधिकारी हों और सेक्रेटरीट के अधिकारी हों, इनके साथ बैठकर, और फॉर्चुनेटली वहाँ हमारे हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह भी आ गए थे उस मीटिंग में बाद में। तो इसकी एक मीटिंग, जितने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करेंगे बजट के बाद। अभी उन्होंने और बजट में भी सुझाव दिए कि किस प्रकार से जनता को एक अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सकती है प्राइवेट सेक्टर में। वो भी सुझाव हमारे डॉक्टर्स ने दिए, और सरकारी में भी किस तरह से और बेहतर वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसे हमारे डॉक्टर्स ने ये भी उनसे चर्चा की मुख्यमंत्री महोदय से। जी डॉक्टर साहब, ये मैं जानना चाहूंगी क्योंकि आप पेशे से खुद भी एक डॉक्टर हैं और MLA बनने से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें होती होंगी जो कि स्वास्थ्य सुविधा से रिलेटेड आपके सामने आई होंगी, और क्योंकि आपने अभी डॉक्टर्स एसोसिएशन की बात करी, तो ये इस तरह के बहुत और सारे मुद्दे होंगे जो आपके समक्ष रखे गए होंगे। तो एक तो आपने ये जो सिंगल डॉक्टर वाली बात की, एक बहुत ही बेहतरीन ये मुद्दा है, क्योंकि न जाने कितने डॉक्टर्स इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होंगे। तो एक तो मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता आपको दिखता है सीएम साहिबा की तरफ से, क्योंकि आपने कहा कि अब इसको शायद बजट में इसको सामने लाया जाए, इस मुद्दे को लाया जाए। कि सीएम साहिबा ने बहुत ही सहृदयपूर्वक की बातें सुनी और उन्होंने समझी, उन्होंने नोटिंग भी किया पैड पर। तो मुझे लगता है ये जो हम लोग कह रहे हैं, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने जो कहा है उस पर वो जरूर कुछ ना कुछ बजट में प्रावधान करेगी। एक और भी विषय है, जैसे हम लोग तो अस्पताल चलाते हैं,
आज भी मैं 3 घंटे अपने मरीजों को देखता हूँ। ये तो एक सुरक्षा का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जो अस्पतालों में, नर्सिंगों में, क्लिनिक्स पर जो वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स है, उस पर भी हम आगे उनसे चर्चा करने वाले हैं। ऐसे और भी मुद्दे हैं जिन पर हम लोग चर्चा करने वाले, जो जिससे कि यहाँ दिल्ली में जो डॉक्टर है, चाहे वो सिंगल क्लिनिक चलाता हो, चाहे नर्सिंग होम चलाता हो या अस्पताल में काम करता हो, उसको अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ऐसा हम लोग इंश्योर करेंगे। मुख्यमंत्री महोदया इस पर भी विचार करेंगे। ये तो रही हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को लेकर आपने अपनी बात रखी। कुछ ऐसे भी इश्यूज आए होंगे, आपके जहन में होगा कि वैसे जो पेशेंट्स हैं, जो गरीब है, जिनको परेशानी होती है, उनके समाधान को लेकर कुछ इस तरह के इशू आए जिसके समाधान को लेकर भी हमने कहा कि देखिए, जैसे कि सरकारी अस्पताल में है, हम लोग एक बेहतर सुविधा, एक्सेसिबल सुविधा करेंगे, ऑनलाइन HIS सिस्टम करेंगे, जिससे कि वहाँ भीड़ से बचाव हो। और बेड्स बढ़ाने की भी बात भी चल रही है कि दिल्ली के अस्पतालों में कुछ 1000 बेड अगले 1-2 साल में बढ़ा दिए जाए, जिससे कि वो एक बेड पर 2 मरीज की समस्या भी सरकारी अस्पतालों में खत्म हो। और उसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों में भी 10% बेड, जो दिल्ली सरकार ने जहाँ जमीन दी हुई है, ऐसे कॉर्पोरेट अस्पताल हैं जहाँ 10% एडमिशन EWS के फ्री इलाज होता है। तो हम उस सिस्टम को भी और बेहतर मजबूत करेंगे, जिससे कि सही गरीबों को वो 10% बेड मिल सके। 25% वहाँ OPD भी फ्री होती है, वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि वो उनको मिल सके। ऐसा कोई सिस्टम, रोबस्ट मैकेनिज्म बनाया जाएगा, जिससे कि गरीब मरीजों को जो सुविधाएं दिल्ली सरकार प्राइवेट अस्पतालों में जिनकी जमीन को दी गई है सब्सिडाइज रेट पर, उसमें मिल सके। डॉक्टर साहब, आज हम हेल्थ स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ज्यादातर इसलिए जोर दे रहे हैं, आपसे बात इसलिए करें क्योंकि ये आपका जो विषय है ना, ये बहुत ही मजबूत विषय है आपका। मेरा सवाल ये भी है कि क्योंकि आपका इलाका कृष्णा नगर है, तो आपके इलाके में जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो कितने हैं और कौन कौन से? सरकारी हॉस्पिटल तो मेरे विधानसभा में एक ही चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय CNBC जिसको कहते हैं, इसका भी हमने पूरा अध्ययन और पूरा जी, बस मैं वहीं आ रही थी। वेंटिलेटर्स देखो, वहाँ जहाँ पर 12-13 है, वहाँ पर 4 है, जबकि वहाँ पर 20 वेंटिलेटर्स की जरूरत है। उसको भी मैंने असेंबली में भी उठाया है, चाचा नेहरू का। मैन पावर की कमी है, ये डॉक्टर्स का एड हॉक कॉन्ट्रैक्ट पर है, वो भी ठीक नहीं है। अच्छे डॉक्टर्स रुकते नहीं है फिर, क्योंकि उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उनको पेंशन नहीं है, उनको हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है। तो हमने ये कहा कि चाचा नेहरू में एक तो मशीनें बढ़ाई जाए, मैन पावर बढ़ाई जाए, बेड्स बढ़ाए जाए। हमारा एम अल्टीमेटली का 1 बेड पर 1 मरीज है, कोई मरीज वहां से रेफर नहीं किया जाए, इस मरीज को जो इलाज की जरूरत है वो मिले। तो इससे चाचा नेहरू के हम बेहतरी के लिए वो काम कर रहे हैं। चाचा नेहरू के सामने एक ICU बनना शुरू हुआ था 2021-22 में, जो बंद पड़ा है, उसको भी करके अगर हम लोग शुरू कर देंगे तो 600-700 बेड उसमें भी हमको मिलने वाले हैं। उसमें भी करोड़ों रुपए बर्बाद होने की आपने बात कही थी, मुझे ध्यान है। बर्बाद हुए और अभी फिर शुरू भी नहीं हुआ, तो उसको हम शुरू करने की बात कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ बहुत सारी डिस्पेंसरीज है, बहुत सारे मैटरनल चाइल्ड सेंटर है, तो उनको हम लोग अच्छी तरह रिवाइव करके बेहतर फैसिलिटीज के साथ करेंगे। सो कॉल्ड मोहल्ला क्लिनिक आपने देखा, वो सफेदा बस्ती के बाहर बंद पड़ा रहता है, टूटा फूटा स्थिति उसकी है, कोई दवाई के नाम पर बेसिक दवाइयाँ भी, पूरी गंदगी भी पड़ी है उसके आसपास। तो हम सब लोग एक बेहतर एनवायरनमेंट प्राइमरी केयर का भी देंगे, सेकेंडरी केयर का भी देंगे, टर्शरी केयर का भी देंगे अपनी विधानसभा में। अपनी विधानसभा जुड़ते हुए आसपास के अस्पताल जैसे हेडगेवार है, GTB है या LNJP है, उनमें भी बेड्स की बेहतर व्यवस्था, मैन पावर ठीक करना और सुविधा बढ़ाएंगे। ऑनलाइन HIS सिस्टम लागू करके, जिसके मरीज को बहुत भागना दौड़ना ना पड़े और उसको OPD में भी और IPD में भी आसानी से एडमिशन मिल सके। एक आधा सवाल और करोगे डॉक्टर साहब? जैसा कि आपने बताया कि रेगुलर आप मीटिंग्स वगैरह भी रख रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या हेल्थ से रिलेटेड हो। चाचा नेहरू की आपने बात करी, तो वहाँ के भी स्टाफ से आप जरूर मिले होंगे, उन्होंने भी अपनी समस्याएं बताई होंगी। तो वहाँ के जो स्टाफ है, जैसे आपने डॉक्टर्स के बारे में बताया कि ज्यादा देर टिकते नहीं है क्योंकि उनकी एडहॉक वाली जो प्रॉब्लम है, रेगुलर बेसिस पे नहीं किया जा रहा है, तो इसी तरीके से और नीचे लेवल के भी लोग मिले होंगे। मैं चाहूंगी कि उस पर भी आप चर्चा। क्लास D स्टाफ है, सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट है, वो लोग परेशान है इस बात से। मुझे लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम भी रखना है, लेकिन 50% जरूर रेगुलर होना चाहिए अस्पताल के लिए। कोई क्लास C हो, क्लास D हो, वो रेगुलर एम्प्लॉइज होने चाहिए, तभी उनको अपना एक फीलिंग होती है कि मेरा इंस्टीट्यूशन, मेरा एक, उसको ओनरशिप आती है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में कोई ओनरशिप नहीं आती, वो इसे एक टाल मटोली वाला काम होता है।
तो उनकी समस्या सबसे बड़ी ये थी। उनकी फिर ये था कि मिनिमम वेजेस कॉन्ट्रैक्ट वालों को मिलते हैं कि नहीं मिलते, ये इंश्योर करना होगा। CAD का ये अब समस्या हमारे सामने आई जी कि वो उनको जितना मिनिमम वेजेस मिलता ही नहीं है जी। और इसके अलावा जैसे नर्सिस का है या और पैरामेडिक्स का है या और जितने टेक्नीशियंस हैं उनकी नंबर बहुत कम है, पर चला 4 जरूरत है तो 2 है। तो वो नंबर, एडिक्वेट नंबर सब जगह है। हेल्थ केयर वर्कर्स, नॉट ओनली डॉक्टर्स बट नर्स ऑल्सो, पैरामेडिक्स ऑल्सो, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस ऑल्सो, एक्सरे टेक्नीशियंस ऑल्सो एंड ऑल्सो इन ग्रुप C and D आया और सफाई कर्मचारी, सब जगह एवरीबॉडी कमी है। एंड देन नंबर कम है और सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट एड हॉक का है, उससे लोग बहुत ज्यादा, मुझे लगता नहीं है कि वो क्वालिटी हेल्थ केयर डिलीवरी करते होंगे। मतलब नंबर ऑफ स्टाफ बढ़ना चाहिए, डॉक्टर्स के अंदर एक मतलब ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि नहीं आपको यहाँ रहना और आपको मेरा है, ओनरशिप। अभी एड हॉक हुआ तो क्या 1 साल बाद 2 साल 3 साल जाएगा फिर, क्योंकि उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं, पेंशन सिक्योरिटी नहीं है, उसको हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है, तो वो कैसे अच्छे डॉक्टर नहीं रुकते, अच्छा स्टाफ भी नहीं रुकता। तो क्या इसके लिए कुछ आपने ब्लूप्रिंट तैयार किया है? मैंने अभी सब बोला भी और दिया हम लोग कि जहाँ डॉक्टर जितने कम है वो आप पेशेंट लोड से आप गिनिए। मान लो 100 बेड है, पेशेंट आपके 200 है, तो आपको 200 पेशेंट्स के हिसाब से निकालेंगे कितना मैन पावर की जरूरत है, वो निकल जाएगी कि भाई एक बेड पे 10 बेड पर एक नर्स चाहिए होती है ना, और 20 बेड पर एक डॉक्टर चाहिए होता है। तो इस तरह और OPD में अटेंडेंस के ऊपर नंबर ऑफ डॉक्टर, पैरामेडिक्स सब क्लास 4 क्लास 3 सब निकल आएगा। तो ये निकालकर वो मैन पावर कम किया जाए, जहाँ मशीनें खराब हैं या हो गई उनको ठीक किया जाए, जहाँ जरूरत ज्यादा की है वो वेंटिलेटर्स और ICU केयर, हाई रिस्क एरिया, इमरजेंसी वो ठीक किया जाए, दवाइयों की एडिक्वेट सप्लाई हो, दवाइयों का कोई कमी नहीं हो। ये मैंने किया और उस पर हम लोग नया जो अस्पताल बन रहा है उसको तुरंत रिवाइव करके शुरू किया जाए। तो डॉक्टर साहब आपसे जब स्टाफ मिले तो अपनी तरफ से भी आपने जवाब दिया होगा, क्या इंश्योर किया आपने उनको? क्योंकि ये बहुत ही जल्दबाजी होगी कि मैं आपसे पूछूं कि कब आप उनको रिजल्ट देने वाले हो। मैंने उनको बोला और ये जानते भी है कि जितने आपके मैन पावर की कमी है, जितने आपकी मशीनों की कमी है, वो हम पूरा कराएंगे जल्दी से जल्दी। और इनका जो कच्चे पक्के ये सारी चीजें उनको हमने आगे इसके लिए हमने अपनी जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है वो आगे हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी भेज दी, उस पर भी काम होगा। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी डॉक्टर साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी सारी समस्याएं डॉक्टर साहब के सामने रखी गई है बतौर विधायक, बतौर इलाके के MLA, और क्योंकि इनका प्रोफेशन भी एज ए डॉक्टर ही काम कर रहे हैं, तो ये हेल्थ विभाग को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और विभाग के साथ साथ जो वहाँ के लोग जो काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे ग्रुप C या D का स्टाफ हो, सबकी स्थितियां बतौर तरीके से समझते हैं। समाधान कब तक आता है इसका हमें इंतजार रहेगा, लेकिन हाँ, समस्या को उठाना भी छोटी मोटी बात नहीं होती है। समस्या को उठाएंगे तो तभी समाधान में मिलेगा, और इस समस्या को उठा खुद रहे हैं MLA साहब। तो फिलहाल इसी के साथ मैं आप सभी से इजाजत लूंगी, मुझे और डॉक्टर साहब को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।